हाँ, तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर थे, तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि विराट परमानेंट डेल्टा is the ones who are only going to act on the heart and they're not going to act on the other contractile fibers. Okay. Whereas नेफेटिपिन जो हम लोग देखते हैं, नेफेटिपिन का बेसिकली इफेक्ट इज़ ऑन नॉट ऑन हार्ट। नेफेटिपिन का हार्ट पे इफेक्ट कुछ पड़ता ही नहीं है। इट हैज़ इफेक्ट ओनली ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। ठीक है ना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स या फिर हाँ मतलब हार्ट के ऊपर तो कुछ एक्शन है ही नहीं उसका, खाली स्मूथ मसल्स पे। ठीक है ना, नॉट ऑन कार्डिक मसल्स, ओनली ऑन स्मूथ मसल्स। ओके। नेफेडेपिन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि डी एच पी इज मोर सेंसिटिव टू सेलेक्टिव टू डी एच पी मतलब नेफेडेपिन। डी एच पी इज नथिंग बट द क्लास, इज अ केमिकल क्लास फॉर नेफेडेपिन। सो नेफेडेपिन का केमिकल क्लास इज डाईहाइड्रोपिरिडीन, दैट इज डी एच पी। एक्रोनिम है, शॉर्ट एक्रोनिम है डाईहाइड्रोपिरिडीन के लिए। सो more suited to smooth muscles, therefore potent vasodilators with minimal cardiac action. As I said, minimal cardiac action. और अगर हम लोग को यहाँ पर डी एच पीज जो रहते हैं बेसिकली रिलीज एनो फ्रॉम एंडोथेलियम एंड इनहिबिट साइक्लिक एएमपी फास्फोडाइएस्ट्रेज रिजल्टिंग इन वेरी स्मूथ मसल साइक्लिक एएमपी। मतलब क्या कि ये बेसिकली दे एक्ट इन द फैशन ऑफ वेजोडाइलेटर्स एज वेल। हम लोग का एक चैप्टर पढ़ना है वेजोडाइलेशन करके, जो एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा ड्रग क्लास है बेसिकली जो बेसिकली एनओ रिलीज़ करते हैं। एंड एनओ रिलीज़ होने की वजह से एक कैस्केड होता है केमिकल रिएक्शंस का, एंड देन बेसिकली वेजोडाइलेशन हो जाता है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड्स, बट एज ऑफ नाउ हम ये सब देखेंगे। तो डीएसपी का एक थोड़ा सा एनओ रिलीज़ करने का भी एक्शन है फ्रॉम द एंडोथेलियल लाइनिंग। एंडोथेलियल लाइनिंग मतलब क्या, ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, देन अपन हार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसका तो आपने देख लिया होगा कि डीएचपी इसका सिर्फ वैस्कुलर मसल्स के ऊपर काम है। वैस्कुलर मसल मतलब क्या है, आपके ब्लड वेसल्स। एंड मेरा पे मैं डेल्टाइजम का कैसे कैसे काम है आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सीएटोनस का क्या एक्शन है ओवर द हार्ट एंड डिफरेंट फेजेस। वेरापिमिल डेल्टाइजम डिले रिकवरी ऑफ चैनल्स, करेक्ट। तो जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनका रिकवरी जो है वो बहुत देर से हो जाता है। ठीक है, सो उनकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो उनकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है, एंड दैट इज वाई इट टेक लॉन्गर टाइम टू गेट बैक टू रेस्टिंग स्टेट आफ्टर द इनएक्टिव स्टेट। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, अभी नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, नेगेटिव आयोट्रॉपिक इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, एंड याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग वो बोलने की कोशिश करते हैं कि रेस्टिंग, इनएक्टिव एंड एक्टिव। तो कोई अगर सेल एक्टिव है, देखो सबसे पहली बात, कोई अगर कोई सेल है ना तो रेस्टिंग से एक्टिव में जाएगा, एक्टिव से इनएक्टिव में जाएगा। ओके, एंड इनएक्टिव से रेस्टिंग मतलब हाँ इनएक्टिव, एंड देन फिर अगर उसको कुछ यू नो आफ्टर मतलब आफ्टर इनएक्टिविटी इट कैन गो इन टू रेस्टिंग, बट इनएक्टिव से डायरेक्ट एक्टिव में जा नहीं सकता था। तो दिस हैव टू रिमेंबर, कोई भी सेल रेस्टिंग स्टेट से एक्टिव स्टेट में जाएगा, एक्टिव स्टेट से फिर इनएक्टिव स्टेट में आ सकता है, एंड देन वापस अगर उस सेल को रेस्टिंग स्टेट में आना है तो रेस्टिंग स्टेट में आ सकता है, बट इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में कभी डायरेक्टली जंप नहीं मारेगा वो। इनएक्टिव से अगर उसको एक्टिव स्टेट में आना है तो उसको पहले रेस्टिंग स्टेट में जाना पड़ेगा, एंड देन ओनली इट कैन कम टू एक्टिव स्टेट। समझ में आ रहा है आपको, वो स्टेट है। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात यही हो रही है कि कैल्शियम चैनल जो रहते हैं हाइपोमेन डेल्टाइजम जो क्या करते हैं बेसिकली चैनल की रिकवरी को रोक देते हैं। तो अगर चैनल रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनएक्टिव से इज ट्राइंग टू कम टू रेस्टिंग फेज, एंड देन रेस्टिंग फेज एंड एक्टिव फेज में वो जो रिकवरी होती है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, उसको उसको बहुत कम कर देता है ये। ठीक है, ब्लॉकेट प्रोड्यूस बाय वेरापिमिल डेल्टाइजम इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट व्हाइल दैट ऑफ निफेडिपिन इज इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट मतलब क्या है, अगर किसी बंदे का एक्शन पोटेंशियल है, फिर किसी बंदे का मान लो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है। ओके, किसी बंदे का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है एंड समटाइम्स वी कैन से 59 बीट्स पर सेकंड। ओके, इफ वी कैन 15 बीट्स पर सेकंड इज टू लो, बट लेट्स से 75 बीट्स पर सेकंड। ओके, सेकंड क्या बोल रहा हूँ, 75 बीट्स पर मिनट, सॉरी। तो अगर ऐसा है सो मतलब क्या है, अभी वेरापिमिल अगर उस बंदे को दिया जाए तो वो एक्ट करेगा, सपोज उसने एक इफेक्ट बताया। ओके, अगर किसी बंदे का हार्ट रेट जो है वो 89 बीट्स पर मिनट पर है तो वो और अच्छे से एक्ट करेगा। इन द सेंस अगर मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो कोई अगर सेल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो वेरापिमिल डेल्टाइजम उसको टारगेट करेगा। ठीक है ना, और अच्छे से टारगेट करेगा। बेसिकली वो एक बेसिक चीज़ है यहाँ पर जो आपको समझनी है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, मतलब
अगर कोई सेल है जो कम जो मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो रैपिड एंड डेल्टा में उसको थोड़ा सा कम एक्शन, कम इफेक्ट दिखेगा। बट अगर कोई सेल ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो रैपिड एंड डेल्टा हम उसको टारगेट ज़्यादा करेंगे एंड उसके बाद में जो इफेक्ट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। बाद में अपन बोल सकते हैं हाँ, देन पी एज हैव पोटेंट कार्डियक एक्शन, ये पी एज मत देखो, ठीक है। अच्छा, देन इट इज़ हियर कि वो समझना है कि रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन एंजाइना एंड एमआई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर चैप्टर्स दैट वी गोना स्टडी। So what is the role of angina or a role of CCBs and angina and MI? CCBs reduce frequency and severity of classical as well as variant angina। जब हम एंटी एंजाइनल पढ़ेंगे तो एंटी एंजाइनल में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, ओके। क्लासिकल एंजाइना, देन व्हाट इज ठीक है, वेरिएंट एंजाइना, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो CCB रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एज वेल एज सीवियरिटी ऑफ क्लासिकल एज वेल एज वेरिएंट एंजाइना। तो ये दो टाइप्स हैं एंजाइना के। तो इनकी ये जो एंजाइनाज है, ये एंजाइना के आने की फ्रीक्वेंसी और इनकी जो सीवियरिटी है उसको रिड्यूस करने का काम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करते हैं। रिडक्शन आफ्टर लोड रिड्यूसेस कार्डियक वर्क ऑफ कोर्स। जितना ज़्यादा कार्डियक आपको आफ्टर लोड पता नहीं है तो मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस में आफ्टर लोड का एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो रिडक्शन आफ्टर लोड रिड्यूसेस कार्डियक, आफ्टर लोड अगर कम हो जाएगा ऑफकोर्स तो कार्डियक जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। ऑफकोर्स एक बार वर्कलोड ख़त्म हो गया, अगर एक बार वर्कलोड आप हार्ट रेट का कम कर रहे हो तो सीधी सी बात है उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। किसी चीज़ को अगर ज़्यादा, अगर आप, ये तो सीधी सी बात है कि अगर किसी मसल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कम कॉन्ट्रैक्शन करना है तो उसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर हार्ट मसल्स डिक्रीज एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस इंक्रीजेस। DHs में एग्रीवेट MI ड्यू टू सेकेंडरी फॉल इन BP एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है क्योंकि DHPs का मतलब क्या होता है, डायहाइड्रोपिरिडीन्स। तो डायहाइड्रोपिरिडीन्स का क्या लफड़ा हो रहा है ना कि दे आर नॉट हैविंग एनी कार्डियक एक्शन, दे आर नॉट हैविंग एनी कार्डियक एक्शन। तो उन लोग का जो एक्शन है बेसिकली दे डू नॉट हैव एनी एक्शन ओवर द हार्ट मसल्स, कि भाई उनकी कॉन्ट्रैक्शन कम करवानी है हार्ट मसल्स की। जैसे हमने देखा ऐसे नोड या AV नोड की जो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज़ करनी है, ठीक है ना, फेज़ 0 की जो कैल्शियम है उसको कम करना है, वो ऐसा कुछ एक्शन है ही नहीं वहाँ पर। या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स के ऊपर कुछ करना है उसको, ठीक है ना, प्लेटो फेस की सीट उसको ब्लॉक कर देना है ताकि आगे कॉन्ट्रैक्शन ना हो, वो ऐसा कुछ काम करेगा नहीं DHPs। इसका एक्शन क्या है DHPs का, हमारे वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे है, ब्लड वेसल्स पे है, और अगर उसने ब्लड वेसल्स पे किया देन अगेन व्हाट यू कैन से इज द ब्लड प्रेशर बेसिकली गोज डाउन ड्रास्टिकली and the total peripheral resistance, okay, if you don't know what total peripheral resistance is, okay, total peripheral resistance का मतलब क्या होता है कि आपका जो मेजर आपका जो ब्लड वेसल्स है वो जो ये कर रहे हैं, मतलब वो उनके जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, मतलब टोटल peripheral resistance मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है उस रेजिस्टेंस को पार करते हुए उस ब्लड को जाना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, वो जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो इस रेजिस्टेंस, ये जो टोटल प्रेशर रेजिस्टेंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है, इट इज़ हायर इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। बट आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिस टोटल रेजिस्टेंस गोज डाउन, मतलब द ब्लड डजंट हैव टू डू, या फिर बोल सकता हूँ कि द मसल्स डोंट हैव टू डू मच वर्क टू पुश द ब्लड इन टू द इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। टोटल ब्लड रेजिस्टेंस हैज़ गॉन डाउन, बराबर है। तो उनके जैसे क्या हो जाएगा, इफ़ द टोटल ब्लड रेजिस्टेंस गो डाउन, तो सीधी सी बात है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग ये है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है तो बॉडी सेंस कर लेता है कि ये ये एक फॉल दिख रहा है हमको ब्लड प्रेशर में, तो बॉडी सोचता है कि नहीं यार, लेट्स ब्रिंग थिंग्स टू नॉर्मल, सो इट विल ट्राई टू, उसके बदले में क्या एक्शन दिखाएगा वो, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के चक्कर में क्या हो जाएगा कि आपका हार्ट पहले ही इट्स आपका हार्ट पहले से ही नाजुक स्टेट में है, और उस स्टेट में अगर आपने हार्ट को ज़्यादा वर्क कराने की कोशिश की, मतलब टैकीकार्डिया मतलब क्या, हार्ट रेट ज़्यादा, और हार्ट रेट ज़्यादा मतलब क्या, वर्क आप ज़्यादा करवा रहे हो हार्ट से, तो वो थोड़ा सा भी ज़्यादा, और उसने थोड़ा सा भी ज़्यादा वर्क किया हार्ट ने उस नाजुक स्टेट में, तो मतलब इट कैन लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब क्या, हार्ट अटैक, करेक्ट है। और जो मैं आपको बोला टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में,
ये जो हम लोग एंटी हाइपरटेंशन पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो उसके अंदर आपको एक फॉर्मूला दिखेगा। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट फॉर्मूला, बट मैं वापस वहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूला, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू दोज थिंग्स। तो अब वो फॉर्मूला देखोगे, एक से आपको बता ही देता हूँ मैं। हाँ, सो कैन यू सी दिस फॉर्मूला, बी ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर हमारे हार्ट का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है और अगर हमारे बॉडी के अंदर जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, दैट इज़ द रेजिस्टेंस दैट दी स्पून मसल्स have to, the spoon muscles in the blood vessels have to counter in order to push the blood into the body in our blood vessels, that is resistance। तो अगर वो दोनों हाई है तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसके बारे में कि अगर आपकी बॉडी की पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो आपका ऑटोमेटिकली बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। और आपने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है आपकी बॉडी की पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, अगर आपने उसको कम कर दिया है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, करेक्ट है। एंड वंस योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन, एक सेकेंड मैं वापस वो पीपीटी में जाता हूँ। एंड वंस योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन, ठीक है, तो बॉडी सेंस कर लेगा कि भाई दिस इज़ अ सेकेंडरी फॉल इन बीपी, so I need to bring things back in normal, I need to bring things back to normal, so that is why I need to increase the blood pressure now, so it will basically increase the heart rate, that is reflex tachycardia। एंड उस केस में क्या हो जाएगा ना कि आपकी इस नाजुक स्थिति में आपका पहले ही हार्ट का जो मसल्स है वो पहले से ही इस्कीमिक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ नाजुक है, दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ वर्किंग मोर, पहले ही वो ब्रेक डाउन होने की स्टेट पे है। तो उस स्टेट में अगर आपने ज़्यादा उसको काम करवा दिया तो इट्स गोना बी वेरी हार्ड, ठीक है। तो एकदम से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, अगर सडन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा तो देन द सडन ब्रेक डाउन ऑफ द हार्ट मसल्स विल हैपन एंड दैट इज दैट विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके ओके, सो इट विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो डायडोपेडिन्स का ये एक बहुत ही डिसएडवांटेज है कि दे कैन ट्रिगर सच थिंग्स। देन सी दैट इज़ वाई CCBs आर नॉट रिकमेंडेड इन MI, ठीक है। जिस बंदे को एक प्रॉब्लम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, मतलब ऐसा एक प्रॉब्लम है, एक ऐसा चांस है कि इस बंदे को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, इस बंदे को हार्ट अटैक आ सकती है, तो उस चेंज में हम लोग CCBs कभी रिकमेंड नहीं करते। ओके, इट मे बी यूज्ड फॉर सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस इफ बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मतलब अगर बीटा ब्लॉकर्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ओके, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स देन यू कैन यूज इट फॉर सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यू कैन गिव CCBs, ओके ना। बट दैट इज़ ऑल्सो, मतलब that is a high risky that is a highly risky decision to give this for secondary prophylaxis also। बट ये तो तभी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर बीटा ब्लॉकर्स नहीं तो हम लोग CCBs देते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होते हैं, कुछ कुछ सिचुएशन में बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। तो वो एक है। ओके, तो एंजाइन एंड MI में तो यही है कि हमने देखा जैसे कि रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ द टाइप्स ऑफ एंजाइन दैट वी हैव। देन हमने अब वापस देखा कि आफ्टर लोड जो है रिड्यूस हो रहा है, कार्डियक वर्क जो है रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड जो है कम हो रही है। बट हमने देखा कि एंजाइन में तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रही है, बट जब हम MI की बात करते हैं तो MI में अच्छी खासी इसकी वाट लग जाती है। MI में अच्छी खासी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि भाई DHPs को हम मत दो, ओनली गिव देम एट दी लास्ट स्टेज, कि भाई जब भी मतलब कुछ ड्रग काम नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो ऐसे rural arrhythmias, verapamil has prominent effect of electrophysiological properties of heart, diltiazem has intermediate effects। अब मैं verapamil एंड diltiazem को क्यों कवर कर रहा हूँ अरिथमियाज के अंदर, बिकॉज अरिथमिया का मेन प्रॉब्लम ये है, अरिथमिया को जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू हार्ट, ओके। तो अरिथमिया बेसिकली हार्ट के इरेगुलर रिदम्स की वजह से अरिथमिया होती है। तो ऑफकोर्स अगर इरेगुलर रिदम से हो रही तो मतलब रिदम को सही करना है, एंड दैट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ verapamil एंड diltiazem। ऐसे ड्रग जो हार्ट पे एक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट प्रेस्क्राइब नेफिडिपिन इन दिस केस, बिकॉज वो हार्ट पे एक्ट नहीं करता है, तो काम क्या है उसका फिर। सो डिप्रेसेस CA2 प्लस मीडिएटेड डिपोलराइजेशन, बराबर है। सो diltiazem हैज़ इंटरमिटेंट इफेक्ट्स, देन डिप्रेसेस CA2 प्लस मीडिएटेड डिपोलराइजेशन, वो तो अपने को पता है कैसे क्या करता है, प्रोलॉन्ग्स AVERP, स्लोज कंडक्शन। अच्छा, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर
कि प्रोलॉन्ग्स एवी, अभी री एंट्री फिनोमिना ना ये भी आएगा दूसरे से चैप्टर्स के अंदर, तो हम लोग उस चैप्टर्स के लिए रखेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको। प्रोलॉन्ग्स एवी ईआरपी मतलब इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ओके, उसको वो प्रोलॉन्ग कर देगा। स्लोज कंडक्शन, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब क्या, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द conduction has started, okay, the point from where the depolarization has started to the point where the graph comes down, रिपोलराइजेशन के स्टेज पे आ जाता है जब हमारा ग्राफ और जब हमारा सेल, तो उस दोनों के बीच में जो टाइम लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो बेसिकली हमारा जो डेल्टा में वेलापेमल है इस ईआरपी को बढ़ाता है, ओके, ईवी नोड के जो ईआरपी है उसको बढ़ा देगा। और सिमिलरली बात है, अगर किसी भी आप इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा दोगे तो कंडक्शन मतलब स्लो हो जाएगी। अगर मैं आपको ये फिगर में बताऊँ तो और अच्छा होगा, एक सेकेंड, ये देखो इसमें कैसे आपको दिख रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब वही इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एज यू कैन सी, देखो किस डीप पोलराइजेशन के स्टार्ट से चालू हुआ एंड जहाँ पर आपका ग्राफ एंड हो गया है वो पॉइंट्स के बीच में जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। अगर ये जो चीज़ है वो बढ़ जाए तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू स्लोइंग ऑफ कंडक्शन। ठीक है, लेट मी जस्ट गो बैक टू द ग्राफ, वन सेकेंड। या तो उसके बारे में मैंने बात की है, यूजिंग पीएसपी टू टर्मिनेट अटैक, ठीक है, या याद करके रख लो, दिस इज द नेम ऑफ अ डिजीज, दिस नेम ऑफ अ कंडीशन पीएसपीटी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एट्रियल फिब्रिलेशन एंड टू रिड्यूस वेंट्रिकुलर रेट। ठीक है ना, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि वेंट्रिकुलर मसल जो रहते हैं ना उनकी कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाती है, तो उसको टू ब्रिंग इट डाउन वी यूज मिरापेमिल एंड डेल्टाइज्म। तो आपको याद रखना है, कम ऑन। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड हियर, एक तो हम लोगों अरिथमियास के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, सीसीबीस का रोल। तो हम लोग क्या बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, अरिथमिया जब चैप्टर पढ़ेगा ना तो उसमें ईआरपी वगैरह ही है ना, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में बात होने वाली है। तो सीधी सी बात है कि आपको एवी नोड का ईआरपी कम करना होगा। देन अगेन उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन जो होगा उसके अंदर आपका वेंट्रिकुलर रेट है उसको नीचे लाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बराबर है। और फिर आपको उसको इसके लिए भी यूज़ करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली कम करने के लिए, बराबर है। बट एक्चुअली में हम लोग ना यूज़ नहीं करते इसको, बिकॉज इसकी वजह से डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओके। डिजिटलिस ये जो टर्म है या फिर एक ड्रग का नाम है ये, एक्चुअली आपको CHF में आएगा, ओके, CHF वाले चैप्टर में आएगा। सो वो एक चीज़ है। तो AF एंड AFI, तो ये आपको याद रखना है कि किस किस जगह पे हेल्प करता है। अरिथमेटिक जो चैप्टर है उसके अंदर ERP ही पढ़ना है हमको, तो उसके अंदर जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे वो ERP के रिस्पेक्ट पढ़ेंगे। ERP किससे ठीक होगी, ERP कौन से ड्रग से आप ठीक करा सकते हो, वो ही है, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल कैसे आप सही जगह पे ला सकते हो, वो ही चीज़ पढ़नी है आपको अरिथमेटिक के अंदर। तो CCBs का भी उस चीज़ पे बात करनी है। हाँ, CCBs में क्या हम करें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे दें जिससे आपका वो वेंट्रिकुलर रेट कम हो जाए या फिर जिससे आपका एक्शन पोटेंशियल सही हो जाए, तो उस चीज़ से आपको सोचना है। तो प्रोलॉन्ग्स AV ERP सिंपल स्लो कंडक्शन, एट्रियल फिब्रिलेशन में अपन वेंट्रिकुलर रेट को कम करने के लिए देते हैं, एंड शुड ऑल्सो बी यूज्ड इन शुड नॉट बी यूज्ड इन अरिथमिया ड्यू टू डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। अच्छा, इन हाइपरटेंशन का चैप्टर आएगा, तो हाइपरटेंशन के अंदर ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, लेकिन हाइपरटेंशन के अंदर CCB के अंदर फर्स्ट लाइन थेरेपी, याद रखो। इधर आप मे बी अभी देखो, जब अपन ने MI के लिए बात की थी, तो MI के अंदर तो सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस के लिए अपन इसको यूज़ करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस, वो भी अगर बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते तो मतलब एक लास्ट स्टेज में अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम CCBs दे सकते हैं। बट अरिथमियास के अंदर भी हमने देखा कि हम लोग CCBs दे सकते हैं, बट अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो CCBs का मेन रोल है वहाँ पर। सो दे आर फर्स्ट लाइन थेरेपी, ऑल 3 क्लासेज इक्वली एफिकेशियस, यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सारे क्लासेस, यूजली यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो इस वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूस द PR CU एंड BP, मतलब दे रिड्यूस द पेरिफेरल रेजिस्टेंस द कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट कितना ज़्यादा ब्लड निकालता है 1 मिनट में उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट कम करेगा ऑफकोर्स, अगर कार्डियक आउटपुट हार्ट की कार्डियक आउटपुट अगर कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स ब्लड वेसल्स में कम जाएगा, ब्लड वेसल्स में कम ब्लड जाएगा तो ऑफकोर्स मतलब सीधी सी बात है कि द ब्लड प्रेशर विल रिड्यूस, करेक्ट है। तो वो चीज़ हो जाती है। नो नो फ्लूइड रिटेंशन, बराबर, नो फ्लूइड रिटेंशन कैन बी यूज इन एस्थमेटिक्स, करेक्ट है। मतलब ये जो ऐसा ड्रग है कि फ्लूइड रिटेंशन नहीं करवाता, ठीक है ना, इट इज़ नॉट हैविंग एनी एंटी डायरेटिक एक्शन, ओके। कैन बी यूज इन एस्थमेटिक्स ऑल्सो, एस्थमेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या होता है ना, बीटा ब्लॉकर आप एस्थमेटिक्स में कभी यूज़ नहीं कर पाते हो, बिकॉज अगर आपने कोई भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दिया, ठीक है,
तो वो एस्थमा उल्ट क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज़ वेट इज़ गिव दैट इज़ वेट इज़ रिटन कि कोई भी केसेस में अगर आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, जैसे इस केस में अगर किसी बंदे को एस्थमा भी है तो उस केस में आप बीटा ब्लॉकर्स कभी देख नहीं सकते, बराबर है? तो उस केस में आपको CCP देना पड़ेगा, करेक्ट है? कैन यूज एन एंजाइना ऑफ कोर्स दैट वी सॉ एंड डू नॉट इम्पेयर रीनल फंक्शन। अच्छा, रीनल फंक्शन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटेंशन भी नहीं करता वाटर का, तो इसलिए हम दे सकते हैं। मीट रिप्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ड्रग्स कैसे ना कि आप यू कैन नॉट यूज इन देम, यू कैन नॉट यूज देम इन प्रेगनेंसी, तो कोई ड्रग्स का ये ऐसा प्रॉब्लम होता है, पर इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वर्क कैपेसिटी एंड लिपिड प्रोफाइल नॉट अफेक्टेड, ठीक है? सो लिपिड प्रोफाइल भी अफेक्ट नहीं हो रही है। बिफर एंडरली डायबिटिक्स, ओके, इसके में एक हार्ट डिजीज़ है, देखो यहाँ पर इसके में भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, सब जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा आपको चीज़ याद रखते हैं यहाँ पर? एस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, एंजाइना में यूज़ कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो, इसका तो ऐसा ही प्रॉब्लम नहीं है कि मिड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हार्म करेगा, नहीं ऐसा भी नहीं कर रहा है, फ्लूइड रिटेंशन भी नहीं कर रहा है, रीनल फंक्शन भी इम्पेयर नहीं कर रहा है, लिपिड प्रोफाइल भी अच्छी खासी है, ऐसा कुछ इफेक्शन मतलब लिपिड प्रोफाइल को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है? तो ये सब चीज़ हमको याद रखनी चाहिए, ओके? सो वी हैव फिनिश्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लेट्स सी यू इन द अदर वीडियोज़।